आज हम लोग बात करते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण के बारे में। जैसे परागण क्रिया हो गई थी तो परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच गए थे। अब परागकण निकले कहाँ से थे? परागकोश। और परागकोश के भीतर जो कक्ष पाया गया था जिसको हम क्या बोले थे? सूक्ष्म बीजाणुधनी। और सूक्ष्म बीजाणुधनी में ही विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई गई थी जिनको कहा गया था कि सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। उनमें अश्रुति विभाजन होने से परागकण बने थे। और परागकण दो विधियों द्वारा आपके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। एक तो स्वपरागण और दूसरा जो है परपरागण। स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है या कम जो है माध्यम की आवश्यकता कह सकते हैं। और जो है परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर जो ये परागकण पहुंचे हैं वर्तिकाग्र पर, ये परागकण क्या करते हैं? इस वर्तिकाग्र के साथ एक संवाद करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं। तो पराग स्त्री केसर संकर्षण वास्तव में यह है कि जो ये पराग कण आया हुआ है यहाँ पर, यह पराग कण इस वर्तिकाग्र के साथ जो संवाद करेगा, संवाद करेगा। भाई संवाद करने का मतलब यह है, कोई भी व्यक्ति है जब किसी व्यक्ति के घर पर जाएगा तो जब डोर नॉक करेगा तो अंदर से जो कोई होगा वो निकल के आएगा तो उससे उसका परिचय पूछेगा। ठीक उसी प्रकार से वर्तिकाग्र यहाँ पहले से मौजूद है, आगंतुक यही है, ये आए हैं, ये वर्तिकाग्र इनसे इनका परिचय पूछेगा। और परिचय पूछेगा तो जो है ये क्या करेंगे, इनका रासायनिक भाषा में ये बात करेंगे, कीमोटैक्टिक जो है इनका मूवमेंट रहेगा। अब क्या होगा कि जब ये परागकण अपना परिचय देंगे कि हम आप ही के जाति के हैं, तो ये वर्तिकाग्र जो है अत्यंत संवेदनशील होता है। अत्यंत संवेदनशील होने के साथ साथ अपनी जाति के परागकणों की पहचान करने में पहचान करने में दक्ष होता है। अच्छा, दक्ष होता है तो जब संवाद हो जाएगा तो ये इस संवाद के माध्यम से कहा जाए क्या होगा, तो इस संवाद के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो ये वर्तिकाग्र होता है अपनी जाति के परागकणों की क्या करता है? पहचान करता है। संवाद मतलब एक वार्तालाप आप इसको कह सकते हैं, चाहे संवाद कह लीजिए चाहे इसी को आप वार्तालाप कह लीजिए। जब ये संवाद या वार्तालाप होता है तो वर्तिकाग्र क्या कर लेगा? अपनी जाति के परागकण की पहचान। अपनी जाति के परागकण की पहचान कर लेगा। और पहचान कर लेगा तो अब क्या होगा, जब इनकी जात इसकी जात से मिल जाएगी तो ये परागकण का जो अंतःचूर्ण होगा उसका दीर्घीकरण होना शुरू हो जाएगा। और परागकण के अंतःचूर्ण का दीर्घीकरण कहीं न कहीं पराग नलिका का निर्माण करना शुरू कर देता है। और पराग नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका और वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में प्रवेश करती है जहां पर बीजांड होता है। तो आइए अब आगे बात कर लेते हैं कि जो है परागकण क्या होगा, इसके भीतर कैसे प्रवेश करेगा। तो वो सब अब आ जाएगा आपका निषेचन के अंतर्गत। तो ये पराग स्त्री केसर संकर्षण के बाद अब हम बात करेंगे निषेचन की, क्योंकि अब यहीं पर बात किया जाएगा कि पराग नलिका का निर्माण होना शुरू होगा और वो पराग नलिका वर्तिका से होते हुए अंडाशय और अंडाशय के भीतर पाई जाने वाली गोलाकार संरचनाएं जिनको आप बीजांड कहते हैं उनमें प्रवेश करेंगी। तो अब निषेचन की बात करते हैं। तो सामान्यतः आप जान लीजिए कि निषेचन क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन वास्तव में होता है कि जैसे नर युग्मक प्लस मादा युग्मक,
मादा युग्मक, इनका संलयन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और जब इनका संलयन होता है तो जाइगोट या इसी को आप आगे चल के कह सकते हैं कि भ्रूण बनने लगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक का ये प्रतीक है और ये जो है मादा युग्मक का प्रतीक है। अच्छा, देखा जाए तो निषेचन प्रक्रिया को सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था। स्ट्रासबर्गर, ये वो वाला बर्गर नहीं जो आप लोग खाते हैं, ये बर्गर स्ट्रासबर्गर इन साइंटिस्ट का नाम है। और जो आप इस चैप्टर के भीतर पढ़ेंगे कि निषेचन में मैंने बात किया था कि जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनमें दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये जो है उनका एक चारित्रिक गुण है, उनमें पाया जाता है। तो यहाँ पर बात दोहरे निषेचन की जाएगी। दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम नावास्चिन नाम के साइंटिस्ट ने जो है बतलाई थे। नावास्चिन। और इन्होंने कहा बतलाई थी तो वो लिख लेंगे, फ्रिटिलेरिया, निटेला, फ्रिटिलेरिया निटेला तथा लिलियम मार्टागम। इन दो पादपों में जो है सर्वप्रथम डबल फर्टिलाइजेशन बतलाया गया है। डबल फर्टिलाइजेशन वास्तव में होता क्या है, देखिए। अब ये परागकण यहाँ पर आया और परागकण और ये वर्तिका, ये दोनों आपस में वार्तालाप करेंगे जिसे पराग स्त्री केसर संघर्षण कहा गया। फिर इस परागकण के भीतर जो अंतःचोल पाई जाएगी उसका क्या होगा, दीर्घीकरण होता है। और अंतःचोल का जब दीर्घीकरण होना शुरू होता है तो ये वर्तिका से होते हुए आपके अंडाशय में, पादप के अंडाशय में प्रवेश करती है और अंडाशय में ही संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें आप बीजांड का नाम देते हैं, बीजांड का नाम देते हैं। तो आइए और जानते हैं कि आप दोहरा निषेचन लिखने से पहले आप थोड़ा भाषा ऐसे लिखेंगे कि जो है पराग, आप लिखेंगे परागण तथा परागण तथा पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग स्त्री केसर, पराग स्त्री केसर संकर्षण, संकर्षण के उपरांत परागण क्रिया हो जाए, मतलब परागकण यहाँ आ जाए, फिर पराग स्त्री केसर संकर्षण हो जाए, मतलब इनके बीच में वार्तालाप हो जाए। इस क्रिया के उपरांत परागकण की अंतःचोल का
दीर्घीकरण, जिसको इलांगेशन बोलते हैं, दीर्घीकरण होना शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। और इसके दीर्घीकरण के दौरान ही, इसके दीर्घीकरण के दौरान ही, और इसके दीर्घीकरण के दौरान ही क्या होगा कि जब इसके दीर्घीकरण होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये आकार में लंबाई में बढ़ना शुरू कर देगा, और इसके दीर्घीकरण के दौरान ही परागकण में पाए जाने वाले जनन केंद्रक में विभाजन होगा, विभाजन होकर दो युग्मकों का निर्माण होता है। दो युग्मकों, यहाँ पर नर युग्मक कह सकते हैं, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, और तब तक ये परागनली, और तब तक यह परागनली अंडाशय के बीजांड के समीप पहुंच जाती है। तो अब बात आती है कि जब अंडाशय के भीतर जो बीजांड पाया जा रहा है उसके समीप ये पहुंच गई, तो ये पराग नली कैसे जो है बीजांड में प्रवेश करेगी? तो पराग नली का बीजांड में प्रवेश तीन प्रकार से हो सकता है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि पराग नली का बीजांड में प्रवेश। तो आप यदि ध्यान दें तो जब बीजांड की संरचना बताए थे तो उस समय बताए थे कि जो है बीजांड में एक नीचे की तरफ यहाँ भाग होता है जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। तो एक प्रवेश इनका बीजांड द्वारीय प्रवेश हो जाएगा, बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा यदि बात किया जाए तो बीजांड द्वार के थोड़ा सा ऊपर एक भाग बताया गया था जहां प्राथमिक कोशिकाओं के ऊपर का क्षेत्र कहा गया था, उसे निभागीय प्रवेश कहा जाएगा, निभागीय प्रवेश। किन किन रास्तों से जो है पराग नली बीजांड के भीतर जा सकती है वो बताया जा रहा है। तो एक बीजांड द्वारीय प्रवेश हो जाएगा, एक निभागीय प्रवेश हो जाएगा, और यदि तीसरे प्रवेश की बात किया जाए तो अध्यावरणीय प्रवेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अध्यावरण क्या है, जैसे बीजांड का आवरण बनाने वाली कोशिकाएं वही अध्यावरण कहलाती हैं, और ये अध्यावरणीय कोशिकाएं बनती कहां से हैं? तो निभाग से बनती है, ये भी जान लीजिए। अध्यावरणीय प्रवेश, अभी इन तीनों में से कोई सा भी प्रवेश हो जाए और पराग नलिका कहां इंटर करना शुरू कर दे? आगे की तरफ। तो आइए अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो ये पराग नलिका है, हम इस प्रवेश की बात करने वाले हैं, बीजांड द्वारीय प्रवेश। और पराग नलिका में दो नर युग्मक पाए जा रहे हैं क्योंकि जनन केंद्रक में क्या हुआ है? विभाजन हुआ है। पराग नलिका बीजांड द्वार के पराग नलिका बीजांड द्वार के
समीप पहुंचती है, समीप पहुंचती है तो बीजाण द्वार के पास, बीजाण द्वार के पास पाई जाने वाली, पाई जाने वाली, बीजाण द्वार के पास पाई जाने वाली सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं पराग नलिका, पराग नलिका पथ प्रदर्शन करती हैं, पथ प्रदर्शन करती हैं, पथ प्रदर्शन करती हैं और पराग और एक नर युग्मक, नर युग्मक अंडकोशा के साथ, अंडकोशा के साथ, अंडकोशा के साथ संलयित हो जाता है, संलयित हो जाता है और यही आगे क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा तथा शेष नरयुग्मक, शेष नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ, ध्रुवीय केंद्रक के साथ शेष नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होगा, शेष नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होकर एक त्रिगुण संरचना का निर्माण करेगा। संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक इसी को पेन कहा जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यह वास्तव में क्या होता है, एक त्रिगुणित संरचना होगी, क्योंकि ध्रुवीय केंद्रक यानी बीच वाले केंद्रक को केंद्रीय कोशिका जिसको मैंने कहा था, तो केंद्रीय कोशिका में दो जो है केंद्रक, तो उन दोनों केंद्र को वो आए थे ध्रुव से, इसलिए उनको ध्रुवीय केंद्र कहा जा रहा है, क्योंकि विपरीत ध्रुव से एक एक केंद्रक मध्य में आ गए थे स्वतंत्र गति दर्शा के। तो संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है। अतः इस संपूर्ण प्रक्रिया में, अतः इस संपूर्ण प्रक्रिया में, संपूर्ण प्रक्रिया में नर युग्मक, नर युग्मक एक बार अंडकोशा से, एक बार अंडकोशा से तथा दूसरी बार ध्रुवीय केंद्रक से, ध्रुवीय केंद्रक से, दूसरी बार ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है।
और नर युग्मक तथा अंडकोशा या किसी के साथ संलयित होना ही निषेचन कहलाता है। तो ये जब 2 बार हो रहा है इसलिए इस संपूर्ण प्रक्रिया को, अतः इसे दोहरा निषेचन या इसी को द्विनिषेचन कहते हैं। आइए थोड़ा सा इधर और जानकारी देते हैं कि दोहरा निषेचन जो है मुख्यतः जब आपके एग्जाम में आए तो आप अगर इतना लंबा लिखने में जो है अक्षम है तो क्या करें कि आप द्विनिषेचन लिख करके यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। द्विनिषेचन, तो द्विनिषेचन वास्तव में कैसे हो रहा है, एक बार इसमें निषेचन हो रहा है मतलब नर युग्मक अंडकोशा के साथ मिल रहा है और अगले स्टेप में क्या हो रहा है, त्रिक संलयन हो रहा है। त्रिक संलयन या इसी को त्रिस्मेकन कह सकते हैं। त्रिस्मेकन कह सकते हैं। तो ये जो निषेचन होता है, अब ऐसे ही आप मात्र 3 लाइन में स्पष्ट कर सकेंगे कि द्विनिषेचन क्या है। द्विनिषेचन डबल स्टेप क्या क्या होगा, एक निषेचन एक त्रिक संलयन। जब निषेचन की बात करेंगे, निषेचन की बात करते हैं तो इसमें क्या था, आप लिख लेंगे ऐसे कि नर युग्मक प्लस मादा युग्मक। तो ये तो हो गई निषेचन की बात। आइए त्रिस्मेकन की बात कर लेते हैं। त्रिस्मेकन ये था या त्रिक संलयन, इसी को मैंने कहा है त्रिक संलयन। तो नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्र, तो इतना ही यदि आप लिख देते हैं और आप ये बतला देते हैं कि नावास्चिन महोदय ने दोहरा निषेचन जो है बतलाया था प्लेटिलेरिया लेटेला और लिलियम मार्टागा, ये दो जो है आवर्त पादप थे, इनमें ही बताया गया था। और प्लेटिलेरिया जेनेसिया जो ज्यादा फेमस है, लोग जानते हैं, जिसको आप सन या पटसन कहते हैं, ठीक है, इनसे रेशे निकाले जाते हैं, जो बनता है। और थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए और आपका जो है निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन आज समाप्त हो जाएगा। और कल की क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिनको आप निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। देखिए जो युग्मक होते हैं, अब वो चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक, युग्मक की यदि हम बात करते हैं, अब यहाँ पर वो चाहे नर हो, नर युग्मक या हो मादा युग्मक, वो सभी क्या होते हैं, वो अगुणित होते हैं। मतलब जितनी एक कोशिका में गुणसूत्र होंगे उसकी आधी संख्या में गुणसूत्र जो है आपके इन युग्मकों में पाए जाएंगे। जाइगोट या युग्मनज, जाइगोट या युग्मनज की इस बात करें, युग्मनज जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, युग्मक जन्म युग्मनज। तो युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण या जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये जो है द्विगुणित होता है। द्विगुणित मतलब जितनी कोशा में गुणसूत्र होंगे उतनी ही संख्या में गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाएंगे, जिसको आप 2n कह सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं पेन
की बात कर लेते हैं। पेन क्या है? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। तो ये क्या है? ये त्रिगुणित संरचना है। अगर कहा जाए कि किसी पादप के युग्मक में संख्या जो है गुणसूत्रों की 14 है, तो आप जो है गुणसूत्रों की संख्या बताइए प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक या जिसमें बन रहा है, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो 14 गुणित 3, इस संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? अब पहाड़ा तो आप लोगों को कंठस्थ करना पड़ेगा। हाँ 42, बहुत सही, राइट आंसर। ठीक है, तो अब आगे की कक्षा के लिए आप हेडिंग डाल के छोड़ सकते हैं कि निषेचन पश्च घटनाएं यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।